Assalamualaikum everyone. I am going to revise Unit 1 topic one by one. Let's start. As you know, paper pattern, you must be clear. Section A, there will be 17 marks question, few MCQs and one numerical question. Numerical question would be having 2 marks only. इसमें कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है. But mainly you have to cover section B and section C. Section B में, as you know, there will be 3 questions of 9 marks each, and for section C you have to write 12 marks 3 questions. Section C थोड़ा सा difficult होता है because you have to recommend as well any option. So let's start. There are many topics, like almost, as for my calculation, there are 28 topics. So we revise thoroughly individual topics. The first thing is key business terms and concepts. Business activity, simply business activity mean they take input, they use input, land, labor, capital is input, and they convert input into output. Output is goods and services. उसके बाद इनपुट की डिटेल है. इनपुट मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दीज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. दीज आर 4 लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ये वो प्रोसेस होता है जो कन्वर्ट करता है इनपुट को आउटपुट में. एंड एवरी बिजनेस हैज़ इट्स ओन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. मीन्स एप्पल अपने तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से फ़ोन बनाता है, सैमसंग के अपने फ़ोन्स होते हैं. तो ईच कंपनी यूज़ इट्स ओन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. इसमें 3 स्टेजेस होंगी: इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड आउटपुट. एडिड वैल्यू, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हेन यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट बाय एनी मीन्स, मे बी आप उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, आप उसकी पैकेजिंग को इम्प्रूव करें. एनी मीन्स दैट यू यूज़ फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, दैट मीन वैल्यू एडिड. बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स आर द एम्स, गोल्स दैट बिजनेस सेट टू अचीव इन फ्यूचर. एंड ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्वान्टिफाइबल, मतलब आप उसको न्यूमेरिकली मैयर कर सकें, क्योंकि नॉन मैयरेबल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट बेनिफिशियल, वो बिजनेस में एक्सेप्टेबल ही नहीं होते. ऑब्जेक्टिव की बेस पे स्ट्रेटजीज बनती हैं. स्ट्रेटजीज आर लाइक एक्शन प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स. जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है कि 20 स्टोर्स ओपन करने हैं, तो यू मे मेक अ स्ट्रेटजी टू टेक ओवर एनी रिटेल चेन. तो इस तरह किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यू प्लान स्ट्रेटजीज. After this, tactics are short term ways that helps to achieve strategy. इनका आपस में रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए. Then opportunity cost, it is the option leaving for choosing another option. जैसे कोई भी कंपनी है, आपने उसमें 2 ऑप्शन है आपके पास. If you select one option and leave another option, तो leaving option will be opportunity cost. Profit, simply revenue minus expense. Efficiency क्या होती है? एफिशिएंसी मीन टू मेक मोर आउटपुट, हाईएस्ट आउटपुट विद द मिनिमम इनपुट. मतलब जिसमें आप अपने इनपुट को सेव करते हैं बाय मेकिंग मोर आउटपुट, दैट मीन यू हैव अचीव्ड एफिशिएंसी. फ़ायदा क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ एफिशिएंसी कि यू मे रिड्यूस यूनिट कॉस्ट, यू कैन ऑफर लो प्राइस, कम्पिटिटिव प्राइस. और एफिशिएंसी से डेफिनेटली आप अपने बिजनेस में, मार्केट में ज़्यादा अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं. नेक्स्ट टर्म, कम्पिटिटिवनेस. इट मीन्स के टू कम्पीट इन द मार्केट विद द राइवल्स. इसमें आप कैसे compete कर सकते हैं? यू मे ऑफर लो प्राइस एंड यू मे ऑफर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. तो इस पर एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सप्लेन वन वे हाउ ए बिजनेस कैन compete इन द मार्केट. बिजनेस रिस्क. बिजनेस में ऑफ कोर्स रिस्क होता है. रिस्क मे बी फॉर एनीथिंग, मे बी फाइनेंशियल रिस्क, मे बी इमोशनल रिस्क. और बिजनेस डिसीजन मेकिंग. बिजनेस डिसीजन मेकिंग में आपके बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स के डिसीजंस होते हैं जो डिफरेंट मैनेजर्स करते हैं. स्ट्रेटजिक डिसीजन, ऑपरेशनल डिसीजंस एंड टैक्टिकल डिसीजन. स्ट्रेटजिक डिसीजन आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है, और ऑपरेशनल डिसीजन आपके मिडिल लेवल मैनेजर्स, एंड टैक्टिकल डिसीजन लोअर लेवल मैनेजर्स. आफ्टर दैट, डिसीजन ट्री. डिसीजन ट्री इज़ मैथमेटिकल मॉडल. आप कह सकते हो इसे हम अपने डिसीजन को इवेलुएट करते हैं, जज करते हैं कि हमें ये डिसीजन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. हाउ यू विल मेक इट? सिंपली एक चार्ट बनेगा जिसमें आप एक सर्कल से 2 डिसीजन एक्सट्रैक्ट करेंगे. लाइक यू कैन सी दिस. इस डिसीजन में आपके 2 प्रोडक्ट्स हैं, लॉन्च न्यू प्रोडक्ट और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. फिर इसमें एक सक्सेस होता है, एक फेलियर होता है. सक्सेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे और फेलियर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. इन दोनों को ऐड अप करके यू सब्ट्रैक्ट विद द कॉस्ट ऑफ द डिसीजन, देन यू गेट द डिसीजन ट्री आंसर. सेम लाइक आपने दोनों डिसीजंस का आंसर निकालना है, और जो डिसीजन आपके लिए इफेक्टिव होगा यू विल चूज दैट डिसीजन. ये आपका न्यूमेरिकल में छोटा सा आ सकता है. ओनर्स एंड मैनेजर्स. सिंपली कॉमन बिजनेस डिसीजन. बिजनेस में कॉमन डिसीजन मार्केटिंग होता है, ऑपरेशन होते हैं, HR होता है एंड फाइनेंस है. रोल ऑफ मैनेजर, ये भी एग्जाम में आ चुका है.
कि एक मैनेजर का क्या रोल होता है। मैनेजर डिपेंड करता है वो कौन से डिपार्टमेंट का है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी हो सकता है, प्रोडक्शन मैनेजर भी हो सकता है। तो यू कैन राइट एनीथिंग लाइक इफ़ देयर इज ए प्रोडक्शन मैनेजर, इट्स रोल विल बी एफिशिएंसी को लेके आए, रिसोर्सेज को सेव करे। अगर एचआर मैनेजर है तो इट में सी द स्टाफ मोरल, स्टाफ मोटिवेशन। Ethics mean using such practices, using such code, moral guidelines that will show that you are behaving very positive, very morally with the different stakeholders. That means you are ethics. So ethics के examples दी हुई हैं कि fair wages देना, improve working conditions. Ethics का क्या influence पड़ता है business decisions पे। तो ethics short run में cost को increase करता है, but long run में of course employees will be happy, your customers will be satisfied, they are ready to pay more price. Another very important topic business plan, इस पर भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है कि बिजनेस प्लान बनाएं या ना बनाएं। तो बिजनेस प्लान सिंपली एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है that will show the business objectives and how to achieve those objectives. Its benefits and limitations. बिजनेस प्लान के आप दो बेनिफिट बस माइंड में रख लें कि इट हेल्प्स टू टेक लोन्स और इट हेल्प्स टू सेट द टारगेट्स टू एम्प्लॉयज़। और लिमिटेशन यही होते हैं कि इट मे बी इनएक्यूरेट और ये एक्सटर्नल फैक्टर को कंसिडर नहीं करता। KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, हर बिजनेस के कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है एक्सप्लेन वन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू और मोर कस्टमर्स इफ़ दे आर इंक्रीजिंग, देन रेवेन्यू पर एम्प्लॉय ग्रोथ। स्टेक होल्डर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको आनी चाहिए। स्टेक होल्डर, एनीवन हु विल अफेक्टेड विद द बिजनेस डिसीजन इज स्टेक होल्डर। You can see in the diagram there are two types of stakeholder, internal and external. Internal जो कंपनी के internally involved होते हैं, कंपनी के internal operation को यूज़ करते हैं, like managers, employees, और external होंगे जो outsiders होंगे like suppliers, society. Then the few topics are little bit detailed. For example, business objectives. Objectives are aims or goals that business set to achieve in future. So there are common objective, profit maximization, growth, survival, cash flow. Personal objectives ये एक इंडिविजुअल ओनर्स के हो सकते हैं कि वो पर्सनली किस टाइप का ऑब्जेक्टिव माइंड में रखता है। सोशल ऑब्जेक्टिव रिलेट टू द सोसाइटी कि आप सोसाइटी में कोई बेनिफिट करना चाहते हैं। एंड एथिकल ऑब्जेक्टिव में यू मे कीप एथिकल बिजनेस, अपने स्टेक होल्डर से आप एथिकल बिहेव करना चाहते हैं, दैट कुड बी एथिकल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम फ्रेम, ये भी सिंपल है। एंटरप्रेन्योर, सिंपली एंटरप्रेन्योर इज समवन हु टेक रिस्क टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? हार्ड वर्किंग, मल्टी स्किल्ड। सोर्सेज टू आइडेंटिफाई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी बाय एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को कहाँ से सोर्स मिल सकता है? मे बी फ्रॉम हिज पर्सनल हॉबी हो सकता है, मे बी गैप इन द मार्केट। डिफ़िकल्टीज़ क्या हो सकती है एंटरप्रेन्योरशिप में या बिजनेस को स्टार्ट करने में? लैक ऑफ फाइनेंस, skilled workforce, risk of failure, high competition. This is very important. Ways how business environment in a country support business, startup and success. Business environment, आपको पता है business जिस environment में operate करता है, there will be two types of factor that will affect to the business. One are known internal factors जो business की अपनी own management teams, employees, finance, वो उसके internal factors होते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो एक्सटर्नली बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होंगे। बिजनेस में बी अफेक्ट बाय पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे। इसको हम शॉर्ट वे में कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स आर पेस्ट। पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। सो इकोनॉमिकल फैक्टर क्या हो सकते हैं? आपकी इकोनॉमी के अंदर इफ़ देर आर मोर चांसेस ऑफ फंडिंग, दैट मीन मोर बिजनेस आर एबल टू स्टार्ट। सेम मार्केट साइज़, जैसे मैंने आपको बताया था पाकिस्तान 25 करोड़ पॉपुलेशन का कंट्री है, तो यहाँ मार्केट साइज़ बहुत लार्ज है, तो मोर अपॉर्चुनिटीज़ आर फॉर द न्यू बिजनेस। फिर पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स में गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशन, लॉज आ जाते हैं। अब ये कैसे अफेक्ट करेंगे? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट मिनिमम वेज रेट इंक्रीज़ कर देती है तो इससे बिज़नेस की लेबर कॉस्ट बढ़ सकती है। लेबर कॉस्ट की वजह से दे में इंक्रीज़ द प्राइस और डिमांड लो हो सकती है। फिर आपके सोशल फैक्टर में सोसाइटी का कंसर्न, सोसाइटी की प्रेफरेंसेस। जैसे हमारी सोसाइटी में नाउ पीपल आर मोर कंसर्न फॉर द हेल्थ इश्यूज़, तो बिज़नेस डेफिनेटली इस चीज़ को कंसिडर करके अपनी जो भी प्रिकॉशन मेजर्स वो उसको यूज़ करेगा। और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आ जाती है, ये भी बिज़नेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दिस, रीज़न वाई गवर्नमेंट सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स एंड न्यू बिजनेसेस। गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करे? Because they reduce unemployment and they provide variety of goods. Ways how government support,
गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है, लोन दे सकती है, टैक्स कंसेशन में दे सकती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है। इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अब ये दो चीज़ें हैं, डिफरेंट हैं। इकोनॉमी इज समथिंग डिफरेंट एंड सोसाइटी इज समथिंग डिफरेंट। तो इकोनॉमी का अगर वो पूछेगा तो यू कैन राइट इकोनॉमी में वो जॉब ऑफर्स करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमी के अंदर वो इनोवेशन प्रोडक्टिविटी लेके आते हैं, वेल्थ जनरेट करते हैं, लोग वेल्दी होते हैं, टैक्स रेवेन्यू क्रिएट करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन कि दे ब्रिंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू द कंट्री, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी बूस्ट करती है। बट सोसाइटी को क्या बेनिफिट देते हैं? सोसाइटी में पीपल्स आपके आ जाते हैं, और इसमें यू कैन से दे इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि दे प्रोवाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं, कम्युनिटी को सर्व करते हैं, सोसाइटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, रोड्स बनती हैं जिससे लोग इजीली मूव कर सकते हैं, और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी भी शो करते हैं। अदर देन दिस द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेसेस ऑन स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस के किसी भी डिसीजन का? इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव में कस्टमर्स को वैरायटी ऑफ गुड्स मिलती हैं, कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करते हैं अपना। बट नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? एक्सप्लॉयट विद फेक एडवर्टाइजमेंट, प्राइस इंक्रीज हो सकती हैं। तो दीज आर फ्यू इम्पैक्ट्स, इसको बस आप जनरली रीड कर लीजिएगा। आफ्टर डैट देर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्टर इन द बिजनेसेस, जहाँ पे बिजनेस अपना ऑपरेशन करते हैं। वन इज़ पब्लिक सेक्टर, अदर इज़ प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में आपके गवर्नमेंट ओन बिजनेस होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में आपके प्राइवेट इंडिविजुअल बिजनेस चला रहे होते हैं, जिसमें एक सोल ट्रेडर है। सोल ट्रेडर, इट्स एडवांटेज डिसएडवांटेज सिंपली लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या है? अब कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो लिमिटेड लाइबिलिटी फीचर होल्ड करते हैं। अब लिमिटेड लाइबिलिटी फीचर क्या होता है? देखिए, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है, सपोज इफ देयर इज ए बिजनेस, ठीक है, ये आपका एक बिजनेस है। अब बिजनेस क्या कर सकता है? बिजनेस अपने एसेट्स भी बॉर्ड कर सकता है, ठीक है, अपने नाम के ऊपर। बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी लोगों से ले सकता है। दीज आर ऑल थिंग्स दैट बिजनेस कैन परफॉर्म। तो बिजनेस की एक सेपरेट लीगल एंटिटी कंसिडर होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यह है कि बिजनेस अपने नाम से कुछ भी कर सकता है, उसका ओनर से कोई लेना देना नहीं। अगर बिजनेस अपने एसेट भी खरीदेगा तो अपने नाम पे खरीदेगा। अगर बिजनेस लोगों से इन्वेस्टमेंट लेगा तो अपने नाम पे देगा कि मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, मुझे पैसा दो, आई विल मेक यू ओनर, और आपको मैं इसको चला के दिखाऊंगा। इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, दे विल रन द कंपनी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहीं से निकला है कि ऐसा फीचर जो बिजनेस को एक इंडिविजुअल सेपरेट आइडेंटिटी देता है, और जिसमें ओनर्स के पर्सनल एसेट्स आर प्रोटेक्टेड। मतलब अगर बिजनेस डूबेगा तो ओनर्स के पर्सनल एसेट्स आर सेफ। तो ये फीचर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसका उल्टा होता है, मींस के इसमें ओनर्स के पर्सनल एसेट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड, स्पेसिफिकली सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ये वो बिजनेस होते हैं बेसिकली जो स्टॉक मार्केट में नहीं होते। और व्हेन वी से लिमिटेड कंपनीज मीन ये अपने नाम से चल रहे होते हैं। जैसे आपके बहुत सारे बिजनेस हैं प्राइवेट लिमिटेड में, लाइक यू कैन सी इन योर सराउंडिंग्स, इवन यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ बीकन हाउस, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब ये कंपनी अपने नाम पे एसेट्स बाय करेगी, अपने नाम पे लोगों से इन्वेस्टमेंट लेगी, अपने नाम पे लोगों से लोन लेगी, तो इसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। तो डेट इज़ लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। इसके एडवांटेज यही होते हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी है और कंटिन्यूटी है, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द ओनरशिप इन द हैंड्स ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, मोर ट्रस्टी इन्वायरमेंट और सेपरेट लीगल एंटिटी। ये मैंने आपको भी बताया, सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है कि बिजनेस अपने नाम से सब काम कर सकता है, लोन भी ले सकता है, अपने एसेट्स भी बाय कर सकता है, वो सब चीज़ें बिजनेस के नाम पे होंगी। और डिसएडवांटेज क्या है? इस तरह के बिजनेस बनाने के लिए आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत चाहिए, और इट कैन नॉट सेल शेयर टू द पब्लिक। उसके अलावा जो दूसरा उससे बड़ा बिजनेस है, डेट इज़ कॉल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब अक्सर लोग इसको मिक्स कर देते हैं पब्लिक सेक्टर से। ये वो बिज़नेस हैं जो अपने शेयर्स सेल करते हैं स्टॉक मार्केट में, और ये भी बिज़नेस आपकी सराउंडिंग में दुनिया का हर बड़ा बिज़नेस पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसकी भी एडवांटेज डिसएडवांटेज सेम है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जो लोग रन करते हैं, दीज आर कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर दोज टॉप लेवल मैनेजर्स और पीपल हु आर रनिंग द कंपनी। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही उस कंपनी को चला रहे होते हैं, और यही लोगों से एज ए इन्वेस्टमेंट शेयर्स बाय करने को कहते हैं, या कोई लोन चाहिए तो लोन ले लेते हैं। फिर इसमें सम टाइम ऐसा होता है कि यू कैन कन्वर्ट योर बिजनेस फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड टू पब्लिक लिमिटेड। इसका मतलब होता है कि लीगली तौर पे अगर आपका बिजनेस कोई प्राइवेट लिमिटेड है, आपके शेयर्स सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास हैं, तो दे आर लीगली अलाउड टू इशू फ्यू शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट।
तो ये एक लीगल राइट है, एनी वन कैन कन्वर्ट प्राइवेट टू पब्लिक। इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको आने चाहिए। पैसा आ जाता है बिजनेस के पास, बट आपके शेयर्स लूज हो जाते हैं, तो मोर ओनर्स कैन कम, डिसीजन मेकिंग में बी मोर कम्प्लेक्स बिकॉज मोर पीपल विल इन्वॉल्व नाउ। आफ्टर दिस पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट ओन चलाती है, इसमें आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं। सोशल इंटरप्राइज इसमें आ जाती हैं। सोशल इंटरप्राइज सोशल बेनिफिट के लिए जो बिजनेस होते हैं, ये अपने प्रॉफिट को सोसाइटी पे लगा रहे होते हैं। इनके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? इनके ऑब्जेक्टिव हैं 3 P's: पीपल, प्रॉफिट, प्लैनेट। पीपल मीन्स कि ये डिसएडवांटेज कम्युनिटी को जॉब्स देते हैं। प्लैनेट मीन कि दे इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और प्रॉफिट मीन कि दे अर्न प्रॉफिट बट डज नॉट नेसेसरली, लेकिन फिर भी जो प्रॉफिट कमाते हैं वो सोसाइटी पे लगाते हैं। फिर कुछ चैरिटीज़ होती हैं, कॉपरेटिव्स। ये इंडिविजुअल, जॉइंट पीपल या जॉइंट बिजनेस मिल के बड़ी कॉपरेटिव्स बनाते हैं टू मेक बेनिफिट टू ईच अदर, कि हर बंदा इसमें जो भी कॉपरेटिव्स का मेंबर होगा वो इससे बेनिफिट लेगा, और ये जो भी डिसीजन मेकिंग करेंगे दे हैव वोटिंग पावर, और कॉपरेटिव्स के जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे दे विल वोट टू द एनी डिसीजन, और उसके अकॉर्डिंगली फिर ये कॉपरेटिव चलती है। इसमें डिफरेंट टाइप्स की कॉपरेटिव आपकी सराउंडिंग में अवेलेबल होंगी। कंज्यूमर कॉपरेटिव्स होती हैं, वर्कर्स कॉपरेटिव्स हैं, और एग्रीकल्चर कॉपरेटिव्स। अब कंज्यूमर कॉपरेटिव कैसे काम कर सकती हैं? जिसमें ऑल मेंबर्स विल बी द कस्टमर, सम रिटेल आउटलेट रन्स एज ए कॉपरेटिव। मतलब जैसे आपने सब ने बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी खरीदनी है, तो डिफरेंट टाइप्स के कंज्यूमर्स, बड़ी बड़ी शॉप्स क्या करेंगी, वो एक बड़ा रिटेल चेन बना सकती हैं और उसे कंज्यूमर कॉपरेटिव्स का नाम दे देंगी, और सब उसी रिटेल चेन से अपनी ग्रॉसरी बाय करेंगे। बड़े बड़े बिजनेसेस कह लो आप, और उसके अकॉर्डिंगली फिर उनको सस्ता पड़ेगा, लो कॉस्ट पड़ेगी। मेंबर्स को ये बेसिकली बेनिफिट देती हैं। तो इसके वही एडवांटेज हैं कि दे सर्व टू द मेंबर्स, मेंबर्स को बेनिफिट देते हैं, लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदते हैं तो डिस्काउंट मिलता है, बट उनके पास लिमिटेड फाइनेंस होता है। फिर ये छोटा सा टेबल है, इसको आप देख लीजिएगा। डिफरेंट बिजनेसेस के डिफरेंट इश्यूज़ हैं, और उनका सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होता है, और उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी है या अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। इसके कॉन्सेप्ट को आपने बहुत अच्छी तरह देखना है। आफ्टर दिस ये आपके इकोनॉमिकल सेक्टर्स आते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर इज़ रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन सेक्टर, सेकेंडरी जो रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन करता है, और टर्शरी मीन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो आपकी फिनिश गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आफ्टर डैट फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस इज़ ओन्ड बाय द फैमिली मेम्बर्स, एंड यू शुड नो सम एडवांटेजेस कि फैमिली बिजनेस में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो सकती है, डिसीजन मेकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है, फैमिली मेम्बर्स आर बेसिकली इन्वॉल्व फॉर द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और इससे मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नहीं होता ये सिस्टम। और फैमिली बिजनेस आर मोर कंसर्न फॉर द पर्सनलाइज कस्टमर सर्विस। क्यों? क्योंकि इसमें फैमिली के अपना पैसा इन्वॉल्व होता है, तो वो ज़्यादा कंसर्न शो करते हैं। डिसएडवांटेज कुड बी सक्सेशन चैलेंजेस। आप इसमें ये कर सकते हो कि जस्ट यू रिमेंबर 1 or 2 पॉइंट, दैट्स इट। इसको बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको बहुत डेप्थ में देखें और इस पर टाइम ज़ाया करें। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कौन सी होती हैं? ये आपके छोटे या मीडियम बिजनेस होते हैं, ये भी आपकी सोसाइटी में चल रहे हैं। एसएमईज़, और एसएमईज़ के भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको आने चाहिए कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इसमें ओनरशिप बड़ी लिमिटेड लोगों के पास होती है, और इसमें भी आप क्लोज कस्टमर रिलेशनशिप्स और लो ओवरहेड लिख सकते हैं। एंड डिसएडवांटेज: लिमिटेड रिसोर्सेज, रिस्क ऑफ फेलियर, एंड डिफ़िकल्टी एक्सेसिंग कैपिटल। इनके बाद लैक ऑफ फाइनेंस होता है। फिर स्मॉल मीडियम के बाद लार्ज बिजनेस है, इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सिंपल ही है, लार्ज बिजनेस, स्मॉल बिजनेस। आफ्टर डैट देर इज सम शेयर होल्डर्स नॉलेज। ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ये वो शेयर होल्डर्स हैं जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिनसे पैसा कॉल करती है और दे आर रेडी टू इन्वेस्ट, इनको हम कहते हैं ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स। रोल ऑफ शेयर होल्डर्स एंड वाई दे इन्वेस्ट। क्यों इन्वेस्ट करते हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी, और मे बी द वैल्यू ऑफ द शेयर में इंक्रीज। जैसे ही शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, उनकी वेल्थ इंक्रीज होती है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव के लिए बेसिकली शेयर होल्डर काम करते हैं। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट ऑन शेयर्स। डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालते हैं? टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। शेयर प्राइस इज द स्टॉक मार्केट प्राइस। डिविडेंड यील्ड, ये भी एग्जाम में आ चुकी है, रेशो। डिविडेंड यील्ड शो बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द शेयर होल्डर, कि अगर एक शेयर होल्डर मार्केट में एक शेयर बाय करता है तो उसको कितना डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय शेयर प्राइस। फिर है मार्केट कैपिटलाइजेशन। दिस इज द वैल्यू ऑफ द कंपनी इन स्टॉक मार्केट, कि कंपनी कितनी वर्थ की है अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं। तो हाउ डू यू कैलकुलेट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ए सिंगल कंपनी? तो हाउ मेनी आर द शेयर्स एंड व्हाट इज द शेयर प्राइस। शेयर प्राइस क्यों चेंज होती है? व्हाट आर द रीजन फॉर द शेयर प्राइस, यू शुड नो। और अगर शेयर प्राइस चेंज होती है, इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट।
अब जैसे आप देखो यहाँ पे दोनों सिचुएशंस मेंशन है. इफ़ शेयर प्राइस इंक्रीज इट इज़ हार्ड टू बाय द कंपनी फॉर राइवल्स गुड रेपुटेशन. और अगर शेयर प्राइस डिक्रीज होगी तो इट इज़ ईजी टू बाय द कंपनी. शेयर प्राइस चेंज होने की सिग्निफिकेंस, एक बात बड़ी क्लियर माइंड में रखनी है कि इफ़ शेयर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज इन द स्टॉक मार्केट, इसका कंपनी के कैश से कोई ताल्लुक नहीं होता. अलबत्ता जिस बंदे ने उसका शेयर बाय किया हुआ है उसकी मस्ट वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी, उसके शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी. और शेयर प्राइस क्यों चेंज होती है किसी भी बिजनेस की, मे बी मार्केट अनसर्टेनिटीज़ या कोई भी गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन भी इसमें आ सकते हैं. जैसे भी ट्रंप ने आपको वो लगाया था टैरिफ, तो जिसकी वजह से एप्पल की शेयर की प्राइस काफ़ी चेंज हो गई. ये फिर थोड़ा सा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डिटेल में है आपके सिलेबस में. और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मीन एक्सटर्नल फैक्टर्स डेट आर नॉट इन बिजनेस कंट्रोल. और ये जो फैक्टर लिखे हुए हैं बस आपने यही याद करने हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं. हाई कंपटीशन ये बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है. यू शुड नो हाउ इट विल अफेक्ट टू द बिजनेस कॉस्ट एंड बिजनेस डिमांड एंड व्हाट इज़ द बिजनेस डिसीजन. ये आप बुक से पढ़ लीजिएगा, इट्स क्लियर मेंशन. बैरियर टू एंट्री एंड ईज फॉर न्यू बिजनेसेस. अगर आपके बिजनेस की एंट्री में बहुत ज़्यादा बैरियर है, दैट मीन्स कि इट इज़ वेरी हार्ड टू स्टार्ट द न्यू बिजनेस, तो फिर आपके लिए बड़ी ओपन मार्केट होती है. आप आराम से अपने बिजनेस को फ्लोरिश कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं. लेकिन अगर बैरियर ऑफ एंट्री आर वेरी लो, एनी वन कैन स्टार्ट द बिजनेस इन द मार्केट, तो फिर आपको लो प्राइस को देखना पड़ेगा. थर्ड इकोनॉमिक फैक्टर इज इन्वायरमेंटल फैक्टर. कंज्यूमर इनकम. कंज्यूमर इनकम इंक्रीज होगी तो अगर आपकी कोई बेसिक लग्जरी प्रोडक्ट है तो ऑफ कोर्स कस्टमर में बाय इट. और अगर आपकी कोई ऑर्डिनरी सिंपल प्रोडक्ट है उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इंटरेस्ट रेट ये भी स्टेट बैंक डिसाइड करता है, आपका बैंकिंग सिस्टम डिसाइड करता है. इंटरेस्ट रेट हाई करेंगे तो लोग ज़्यादा सेविंग की तरफ जाएंगे, ये भी इतना ज़्यादा फिर ओवरऑल बिजनेस की डिमांड को अफेक्ट करेगा. और इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा होगा ये भी हो सकता है कि इफ़ द बिजनेस विल टेक लोन तो उनको ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़े. एक्सचेंज रेट, इस पर भी अभी रिसेंट एक क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का. एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है. तो एक्सचेंज रेट अफेक्ट करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे. जो बिज़नेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट अगर आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है तो इंपोर्ट कॉस्ट वुड बी लेस एक्सपेंसिव क्योंकि आपको थोड़े पैसे देने पड़ेंगे. बट एक्सपोर्ट प्राइस वुड बी एक्सपेंसिव क्योंकि एक्सपोर्ट भी लोग कम करेंगे. कॉस्ट ऑफ इनपुट, जो आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, इसकी भी अगर प्राइस इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है तो क्या होता है. एंड द लास्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज़. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रिगार्डिंग द एनीथिंग, मतलब गवर्नमेंट कोई टैक्स में आपको रिबेट दे रही है, गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉयमेंट लॉज बना रही है, ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन होगा, कुछ भी सिचुएशन आपको दे सकता है. सो टिल येट इट इज़ लाइक बिजनेस. आफ्टर दैट मार्केटिंग यूनिट स्टार्ट. मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव्स, डिसीजन, फंक्शन एक ही चीज़ है. ये कि मार्केटिंग वालों का बेसिकली काम क्या है कि दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट. प्रमोशन करते हैं, प्राइसिंग सेट करते हैं. बेसिकली मैं आपको अगर इसका शॉर्ट वे बताऊं तो ये दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. कि हमने प्रोडक्ट कौन सी बनानी है, उसकी प्राइस क्या चार्ज करनी है, प्रमोशन कैसे करनी है. हाउ मार्केटिंग डिसीजन इन्फ्लुएंस कॉम्पिटिटिवनेस. मार्केटिंग डिसीजन कैसे आपको कम्पीट करवाती है. तो सिंपली वही 4 P's वाली बात है कि आपको मार्केटिंग आपको राइट प्राइस को बताती है, राइट लोकेशन को बताती है. इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटिंग डिसीजन एंड अदर फंक्शन. मार्केटिंग वालों का दूसरे डिपार्टमेंट से क्या रिलेशन है, ऑपरेशन, HR, फाइनेंस. तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट मैंने आपको बड़ा क्लियर बताया, जो यूनिट 2 दे रहे हैं उन्होंने इसको भी बहुत डिटेल पढ़ा होगा. ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है जो ऑपरेशन को देख रहा होता है, इनपुट से आउटपुट बना रहा होता है. तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट को दे गाइड कि क्या चीज़ आपने प्रोड्यूस करनी है. HR आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हेल्प करता है बिकॉज बेस्ड ऑन द सेल फोरकास्टिंग HR उसको सपोर्ट करेगा. कंज्यूमर मार्केट एंड इंडस्ट्रियल मार्केट, ये भी बिजनेस टारगेट करता है टू सेल द प्रोडक्ट. समटाइम वो B2B टारगेट करते हैं, कुछ बिजनेस B2C टारगेट करते हैं. B2B मीन्स के व्हेन यू मेक इंडस्ट्रियल गुड्स, जैसे मैंने अब बताया जो गाड़ियों के इंजन बनाती हैं कंपनीज, वो B2B यूज़ कर रही हैं. और कंज्यूमर मार्केट्स वो हैं जो कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाते हैं. देन देर आर फ्यू फार्मूलाज, इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूला शीट दी हुई है. तो सेल्स ग्रोथ आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन करना, मार्केट शेयर, कस्टमर रिटेंशन, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, प्रॉफिट पर एम्प्लॉय. कंसंट्रेशन रेशो, इसके ऊपर नॉलेज भी पूछ सकता है, इसके ऊपर MCQ भी आ सकता है. कंसंट्रेशन रेशो शो करती है कि आपकी जो कोई भी इंडस्ट्री है उसके अंदर जो टॉप 3 और 4 बिग कंपनीज हैं उनका मार्केट शेयर कितना है. concentration ratio, for example, you can see in this example concentration ratio of the 4 companies is 90%. इसका मतलब है इस पूरी मार्केट में 4 कंपनीज डोमिनेंट है.
इफ़ कंसंट्रेशन रेशो इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसमें क्या होता है, जैसे आपकी कंसंट्रेशन रेशो 90 से 70 पे चली गई, डैट मीन मैनी न्यू बिजनेस आर एंटरिंग इनटू द मार्केट, इससे फिर आपकी मार्केट बड़ी कम्पिटेटिव हो जाती है, कम्पीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लो प्राइस रखनी पड़ती है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्केटिंग प्लान, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाता है। इट इज़ गोइंग टू लॉन्च एनी न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, तो इसके लिए पूरा मार्केटिंग प्लान बनता है। देर आर फ्यू important things that you will mention in the marketing plan: marketing budget, marketing objectives and marketing strategy। ये 3 चीज़ें बहुत important है। So marketing plan में marketing budget mean once you decide how much amount allocated for the marketing, then you set your objectives should be smart and then you plan the strategy। तो marketing plan के advantage and disadvantage, marketing plan आपको again you will say better able to मेक द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड यू आर मोर चांसेस ऑफ सक्सेस, कि आप अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा सक्सेसफुली अच्छे वे में लॉन्च कर सकते हैं। आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी ज़्यादा क्रिएट होगा तो कस्टमर लॉयल्टी आप ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये डायरेक्शन देता है टू वर्क, आपकी प्रमोशन कैसे करनी है, आपने प्राइस क्या सेट करनी है, एवरीथिंग विल बी रिटन इन द मार्केटिंग प्लान। और उसकी लिमिटेशन वही है कि मार्केटिंग प्लान टाइम कंज्यूमिंग होता है, मे बी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से इट में मिसलेड। मार्केटिंग प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव एंड डिसीजन। डिसीजन मीन एक्शंस, ऑब्जेक्टिव जो आप अपना गोल सेट करते हैं, एम सेट करते हैं, और मार्केटिंग प्लानिंग एक पूरा स्ट्रेटेजिक रोड मैप है फॉर द हैविंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिसीजन। मार्केटिंग रिसर्च, ये कस्टमर्स की नीड्स वांट्स को आइडेंटिफाई करना, और इसके बेनिफिट्स तो सिंपल ही हैं मार्केटिंग रिसर्च के, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इवन 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था एक बार के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो क्वालिटेटिव मीन ओपिनियन बेस्ड, क्वांटिटेटिव मीन न्यूमेरिकल बेस्ड इन्फॉर्मेशन। तो जो भी आप रिसर्च करेंगे यू मे गेट द रिजल्ट फ्रॉम दीज टू वेज। 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च आपकी फर्स्ट हैंड रिसर्च है, जो आपके पास ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है, बस उसी से अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं। यू हैव नो अदर डाटा फ्रॉम द प्रीवियस बैकग्राउंड, और इट कुड बी डन बाय क्वेश्चनएयर्स, ऑनलाइन सर्वेज, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस, फोकस ग्रुप, सैम्पलिंग हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। बेनिफिट्स ऑफ प्राइमरी रिसर्च का ये फ़ायदा है कि एक तो ये बहुत क्विक होता है, और अपने अकॉर्डिंगली आप इसमें जैसे लाइक इंटरव्यू करना है तो अपने अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। बट डिसएडवांटेज कुड बी टाइम कंज्यूमिंग स्पेसिफिकली फॉर द इंटरव्यू और सैम्पलिंग। फिर सैम्पलिंग ज़रा डिटेल में है, सैम्पलिंग को आप भी अच्छे वे में कर लीजिएगा। सैम्पलिंग क्या होती है कि व्हेन यू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द होल पॉपुलेशन फॉर द मार्केट रिसर्च पर्पस, यही वर्ड्स आपने याद करने हैं, और अदर देन दिस कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है आपने कि व्हेन ए बिजनेस सेलेक्ट स्पेसिफिक पीपल फ्रॉम द होल पॉपुलेशन फॉर द मार्केट रिसर्च। सो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, देयर आर 3 टाइप्स। रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम मीन के एवरीवन विल गेट एन इक्वल चांस टू बी चूजन फॉर द मार्केट रिसर्च। कोटा में आप क्या करते हैं कि स्पेसिफिक सिलेक्ट ग्रुप करते हैं फॉर द मार्केट रिसर्च पर्पस। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़ यंगस्टर्स के लिए बनाई है तो यंगस्टर्स का एक ग्रुप सेलेक्ट करेंगे फॉर द मार्केट रिसर्च। एंड द लास्ट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आप क्या करते हैं कि एक पूरे पॉपुलेशन में एक सेम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स बनाते हैं जिनके सेम फीचर हों, जिन्हें कहते हैं होमोजीनियस ग्रुप, और फिर उस होमोजीनियस ग्रुप के अंदर आप अपनी रैंडमली सैम्पलिंग करते हैं ताकि इसमें हर ग्रुप की प्रेजेंटेशन हो जाती है। जैसे मैं आपको एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, जब ये कोविड आया था तो व्हेन दे कम फॉर द सैम्पलिंग, कोविड है या नहीं है, तो वो रैंडम सैम्पलिंग करते थे। रैंडम सैम्पलिंग में क्या था कि कोई स्टूडेंट आ जाए, स्टाफ आ जाए, सब कोई वो बस ऐसे उसका टेस्ट कर लेते थे। इट वाज रैंडम सैम्पलिंग। बट स्ट्रेटिफाइड में क्या होगा कि वो 80 टीचर्स का एक ग्रुप बनाएं, 50 टीचर्स का, और इसी तरह 50 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाएं, और 50 जूनियर स्टाफ का एक ग्रुप बनाएं, और फिर उसमें से रैंडमली आप 4 से 5 लोग चूज़ करें। इसमें ये होगा कि हर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है स्ट्रेटिफाइड में, ये ज़रा एडवांस होती है, और यही इसका डिफरेंस है रैंडम और स्ट्रेटिफाइड। रैंडम ज़रा सिंपल होती है, स्ट्रेटिफाइड ज़रा कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि इसमें हम स्ट्रेटम बनाते हैं। और ओवरऑल सैम्पलिंग के क्या एडवांटेज हैं? कॉस्ट रिड्यूस, ग्रेटर स्पीड, डिटेल इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल मेथड है और ईजी भी है। आफ्टर डैट अनदर मेथड इज सेकेंडरी मार्केट रिसर्च। इसमें आपके पास एक्सटर्नल सोर्स, इंटरनल सोर्स से ऑलरेडी कोई इन्फॉर्मेशन हो, देन यू स्टार्ट दिस रिसर्च। मतलब किसी भी जगह से आप प्रीवियस डाटा पिक करते हैं और फिर आप उस रिसर्च को स्टार्ट करते हैं। मे बी दिस डाटा इज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, मे बी फ्रॉम द इंटरनेट, मे बी गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, कहीं से भी आ सकता है। और इंटरनली मे बी कंपनी की प्रीवियस रिपोर्ट्स, कंपनी के प्रीवियस प्रोडक्शन रिकॉर्ड, सेल्स रिकॉर्ड, वहाँ से आपको डाटा लेते हैं।
सेकेंडरी मार्केट रिसर्च ज़रा सिंपल होती है और टाइम सेविंग होता है, क्योंकि आप फ़ौरन ही प्रीवियस रिसर्च को उठा के अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं। बट इसके अंदर यही बात होती है कि वो रिसर्च आउटडेटेड हो सकती है, इनएक्यूरेट भी हो सकती है, क्योंकि वो पता नहीं किसने कलेक्ट की थी और कब कलेक्ट की थी। फैक्टर्स टू कंसिडर चूजिंग मार्केट रिसर्च, तो कौन से फैक्टर आप देखते हो? कॉस्ट ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च, रिलायबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स, मार्केट मैपिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मार्केट मैपिंग करना। ये सब मार्केट रिसर्च के मेथड हैं। आपको कि मार्केटिंग मैपिंग इज़ ए मार्केट रिसर्च मेथड वेयर ए बिजनेस आइडेंटिफाई द गैप। तो ये गैप कैसे निकालते हैं? यू कैन सी दिस डायग्राम कि एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक पे आप रखें क्वालिटी, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, और दूसरी साइड पे रखें हाई प्राइस एंड लो प्राइस। तो अब आप देखो कि अपने बिजनेसेस को आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हाई क्वालिटी और हाई प्राइस में कौन से बिजनेस हैं और लो क्वालिटी लो प्राइस में कौन से बिजनेस हैं। और आप देखो यहाँ पे आपको मार्केट गैप मिला है। मार्केट गैप का मतलब है कि कौन सा मार्केट गैप है जिसमें हाई प्राइस हो, लो क्वालिटी हो, देयर इज़ ए मार्केट गैप। तो इसलिए इसका मतलब है कि फिर आप उस तरफ अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो मार्केट गैप का एडवांटेज एक दफ़ा आया था 3 मार्क्स में, ये एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ मार्केट गैप। So you can say market gap, identify the market situation where you can start your business where there is a less competition, तो उसके accordingly more success is possible. उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है सेल फोरकास्टिंग। सेल फोरकास्टिंग क्या होती है कि अपनी सेल्स को प्रिडिक्ट करना कि हाउ मेनी सेल्स यू आर प्रिडिक्टिंग। इसकी भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो सेल फोरकास्टिंग से अपना रॉ मटेरियल आप मैनेज कर सकते हो, सेल फोरकास्टिंग से अपनी ह्यूमन रिसोर्स पावर उसको मैनेज कर सकते हैं, सेल फोरकास्टिंग से आपका स्टॉक ओवर स्टॉक नहीं होता, अंडर स्टॉक नहीं होता। बट अगेन यू कैन से सेल फोरकास्टिंग प्रेडिक्टेड होता है, इनएक्यूरेट हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करता। कोरिलेशन, ये भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यूज में आ सकता है। कोरिलेशन मीन के दो वेरिएबल के अंदर क्या रिलेशनशिप डेवलप होता है, ये भी मार्केट रिसर्च यूज़ करता है। और कोरिलेशन में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा कि व्हेन वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग अदर वेरिएबल आल्सो इंक्रीजिंग, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो पॉजिटिव है, और एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो वो नेगेटिव है। तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम देयर आर डिफरेंट कोरिलेशन रिलेशनशिप। पॉजिटिव परफेक्ट कब होगा? जब उसका आंसर 1 होगा। अब ये आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, बस अपने माइंड में रख लें कि जब इस तरह की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी तो आपका ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, और मतलब दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। और जब आपकी थोड़ी सी लाइन में डॉटेड लाइन थोड़ा सा टेढ़ी हो रही होगी तो मे बी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। और वीक पॉजिटिव कब होगा? जब बहुत ज़्यादा डॉट आहिस्ता आहिस्ता और बिल्कुल ही जब आपको समझ ही ना आए, तो डैट मीन देयर इज़ नो कोरिलेशन। और अगर अपोजिट साइड पे जाएं, अगर आपकी लाइन नीचे ड्रॉप हो रही है तो वो वीक नेगेटिव और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव में आ जाता है। आफ्टर दिस कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि जब भी आप मार्केट रिसर्च करते हैं, यू में हैव रिजल्ट, आप उसको आइडेंटिफाई करते हो कि ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका कितने परसेंट है। इफ़ देर इज़ 80% प्रोबेबिलिटी डैट यू आर सक्सेसफुल इन इट, तो जो 20% होता है वो आपका फेलियर में चला जाता है। ये बिल्कुल डिसीजन ट्री से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। आफ्टर दिस देर आर 2 टर्म्स, बिग डाटा एंड डाटा माइनिंग। बिग डाटा मीन मार्केट रिसर्च में यू हैव बिग डाटा इंफॉर्मेशन स्पेशली इन द इंटरनेट, और बिग डाटा से फिर आप डाटा माइनिंग करते हैं। डाटा माइनिंग क्या होती है कि यू आर फिल्टरिंग योर बिग डाटा और अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आप डाटा माइनिंग करें। आजकल तो खैर बहुत लेटेस्ट टूल्स आ गए हैं, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आ गए हैं, वो खुद ही आपको डाटा माइनिंग कर देते हैं। एंड यू शुड नो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बिग डाटा एंड डाटा माइनिंग। मार्केट सेगमेंटेशन, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अपनी मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करना कि यू आर टारगेटिंग टू ईच सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ कस्टमर ऑफ द सेम फीचर्स, और आप हर सेगमेंट के लिए अपनी एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सेगमेंट कुड बी डेमोग्राफिकल, कि मतलब बाय एज बनाते हैं, बाय जेंडर। सेगमेंटेशन कुड बी जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन, मतलब एरिया वाइज सेगमेंटेशन करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारी इस एरिया के लिए होगी। जैसे ब्रिटिश काउंसिल डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट पेपर्स बनाता है। इनकम सेगमेंटेशन भी कर सकते हैं, ये मोबाइल फ़ोन्स वगैरह की करती हैं कंपनीज इनकम सेगमेंटेशन। बिहेवियर सेगमेंटेशन, बाय बिहेवियर वाइज के व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ द परचेजिंग ऑफ द कस्टमर्स, या वो यूज़ क्या करता है, या उसका ओकेजनरी मतलब डिफरेंट चीज़ों पे, जैसे क्रिसमस होता है या इस तरह की चीज़ों पे वो बनाते हैं कस्टमर्स को। उनको पता है कि कस्टमर इस टाइम में, जैसे अभी अब ईद उल अज़हा आ रही है, तो उसकी अकॉर्डिंगली व्हाट आर द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर्स, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर बिजनेस अपने स्टार्ट कर लेते हैं सेगमेंटेशन को। और साइकोग्राफिक, ये आपके लाइफस्टाइल, लोगों की आप कह लो कि प्रेफरेंसेस के ऊपर बनती है कि आपकी सोशल क्लास है, किस तरह की क्लास किस जगह पे है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर बिजनेस अपनी मैनेज करता है सेगमेंटेशन।
सो देयर आर 5 वेज फॉर सेगमेंटेशन. अब इसके एडवांटेज क्या हैं? एडवांटेज यही होते हैं कि मोर चांसेस ऑफ रेवेन्यू होता है बिकॉज यू आर टारगेटिंग डिफरेंट सेगमेंटेशन. फिर आपकी इसमें एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव हो सकती है कि व्हेन यू नो योर सेगमेंट तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं. बेटर रिसोर्स एलोकेशन. टारगेट मार्केट किसे कहते हैं? टारगेट मार्केट मीन द प्रोडक्ट दैट यू एम टू सेल योर प्रोडक्ट. तो नॉर्मली टारगेट मार्केटिंग में आप अपना कस्टमर आइडेंटिफाई करते हैं कि आपने अपनी प्रोडक्ट किसको बेचनी है. तो इसमें ये होता है कि योर मेन फोकस इज़ वेरी क्लियर. कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा होती है. अपनी एडवर्टाइजमेंट भी इफेक्टिव कर सकती हैं. और टारगेट मार्केटिंग अप्रोच में आपकी 2 अप्रोच है, मैस मार्केटिंग एंड नीश मार्केटिंग अप्रोच. मैस मार्केटिंग में व्हेन यू टारगेट टू द क्राउड कस्टमर, मतलब यू सेल योर प्रोडक्ट टू एवरीवन, तो आपकी वो टारगेट मार्केटिंग में मैस मार्केटिंग आ जाती है. लाइक कोक, पेप्सी, मैकडोनल्ड्स, ये मैस मार्केटिंग अप्रोच है. इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं. हाई रेवेन्यू, कॉस्ट इफेक्टिव, और डिसएडवांटेज में हाई कंपटीशन. और नीश मार्केटिंग में यू टारगेट योर कस्टमर्स इन ए स्पेसिफिक ग्रुप के, मतलब आप वो प्रोडक्ट अपनी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बना रहे हैं. दैट इज़ नॉट फॉर एवरीवन. जैसे आपकी डाइट कोक है या आपकी व्हील चेयर फॉर द डिसेबल पीपल, तो वो आपकी नीश मार्केट आ जाती है. आफ्टर दिस नीश मार्केट के भी एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं. जो उसके एडवांटेज होंगे इसके डिसएडवांटेज बनेंगे. इसमें कंपटीशन बहुत लेस होता है. स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी और टारगेट ऑडियंस आर बेटर क्लियर, क्योंकि आप इसमें बड़े लिमिटेड से कस्टमर को टारगेट करते हैं. और बट इसका लिमिटेड मार्केट साइज है और डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है. आफ्टर दिस इंटरनेशनल मार्केट किसे कहते हैं? ग्लोबल मार्केट में एंटर होना. एवरी बिजनेस वांट्स टू एंटर इनटू इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल मार्केट. लाइक मैकडोनल्ड ग्लोबल बिजनेस बहुत हाई एक्सपेंड हो चुका है. इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं व्हेन यू बी द ग्लोबल मार्केट या टारगेटिंग टू द इंटरनेशनल मार्केट? तो मोर चांसेस ऑफ एक्सपेंशन, मोर रेवेन्यू, मोर ब्रांड रिकग्निशन. बट प्रॉब्लम्स क्या आते हैं आपको? कल्चर प्रॉब्लम आता है, लॉस का प्रॉब्लम आता है, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकता है, क्योंकि हर मुल्क की अपनी एक इकोनॉमी और उसकी कंडीशन है. प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन बहुत सिंपल. अपनी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना, यूनिक बनाना फ्रॉम द राइवल्स प्रोडक्ट्स. और उस प्रोडक्ट को हम, उस फीचर को हम कहते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट. तो यू कैन सी दिस यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. मार्केट पोजिशनिंग. मार्केट पोजिशनिंग नाम से आपको पता चल जाएगा कि हाउ द प्रोडक्ट विल बी पुटिंग इमेज इन द कस्टमर माइंड. मतलब आप अपनी प्रोडक्ट का ऐसा इमेज क्रिएट करते हैं कि उसका नाम सुनते ही कस्टमर को पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट है और इसका क्या इमेज है मार्केट में. तो इसको कैसे प्रोडक्ट पोजीशनिंग करते हैं? सबसे पहले तो अपने टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करें एंड देन यू सी योर कंपिटिटर्स, वो कौन है. फिर अपनी एक यूनिक वैल्यू डिफाइन करें कि आप किस चीज़ के ऊपर अपनी पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं. एंड देन डेवलप अ पोजीशनिंग स्टेटमेंट. उसके ऊपर अपनी एक स्टेटमेंट बनाएं और फिर उसको लॉन्च कर दें, कम्युनिकेट कर दें. जैसे वॉल्वो की जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग है वो सेफ्टी के ऊपर है. फिर आप देखें उसने अपना मैसेज क्या दिया है वॉल्वो ने. वॉल्वो कार्स आर बिल्ड फॉर सेफ्टी फर्स्ट, प्रोटेक्टिंग यू एंड योर फैमिली, लाइक दिस. इस तरह की आप अपनी एक पोजीशनिंग स्टेटमेंट भी बना लेते हैं. तो यू कैन सी मैनी कंपनीज, बट प्रैक्टिकली इस तरह की कोई एग्जांपल नहीं आएगी. आपने बस वहाँ पे मार्केट पोजीशनिंग के बारे में डेफिनेशन देनी है एंड हाउ इट इज़ मेक, और इसका बेनिफिट क्या हो सकता है. मार्केट पोजीशनिंग आपके कस्टमर को बड़ा क्लियर आइडिया दे देती है व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज़ दिस, और कंपिटिटिव एडवांटेज, ब्रांड लॉयल्टी, मार्केटिंग मिक्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मार्केटिंग. इसका मस्ट क्वेश्चन आएगा. मार्केटिंग मिक्स इज़ 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. और ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, प्लेस क्या है, प्रमोशन क्या है. बट सर्विस बिजनेस में 4 P's के साथ 7 P's, 3 P's और भी ऐड हो जाते हैं. पीपल, प्रॉफिट एंड फिजिकल एविडेंस. पीपल मीन दो स्टाफ हु आर इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर्स. सर्विस बिजनेस में पीपल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो जो सर्विसेज दे रहे हैं, सपोज एक हेयर कटिंग का पर्सन है जो हेयर कटिंग आपको सर्विस देता है, हाउ सी, उसकी स्किल कैसे हैं, उसका मतलब ड्रेसिंग, एवरीथिंग मैटर्स फॉर द पीपल इन द सर्विस बिजनेस. प्रोसेस, जिस प्रोसेस से आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, हाउ इज़ इट. जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको कैसे वेलकम किया जाता है, कैसे आप जाते हैं, किस प्रोसेस से आप ऑर्डर करते हैं, कैसे आपको बिलिंग आती है, वो सारा प्रोसेस है. और फिजिकल एविडेंस मीन द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस, कि हाउ यू गेट द प्रोडक्ट, किस तरह का फिजिकल एनवायरनमेंट वो आपको क्रिएट करते हैं. तो ये एक डिफरेंट सी स्टारबक्स है, उसकी 7 P's डेवलप हुई हुई हैं. NPD, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होती है? लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट. कौन से फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने पे फोकस रखते हैं?
लाइक मार्केट डिमांड हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, या गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन, और भी कुछ आप लिख सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट की फंडिंग, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है न्यू प्रोडक्ट के ऊपर। इंपॉर्टेंस बेनिफिट्स क्या हैं, न्यू प्रोडक्ट से आपका इमेज अच्छा होता है, ब्रांड इमेज बनता है, कस्टमर लॉयल्टी। फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शोज़ द स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट, ये बेसिकली एज ऑफ द प्रोडक्ट होती है कि एक प्रोडक्ट की कितनी एज होगी, और ये बिजनेस डिसाइड करता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसमें 4 स्टेजेस आइडेंटिफाई करेगा कि कितनी अरसा वो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन पे रहेंगी। जब आपकी प्रोडक्ट डिक्लाइन पे आती है तो देन यू गो फॉर एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज एक्सटेंड योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मे बी यू मॉडिफाई योर प्रोडक्ट, मे बी यू रीब्रांडिंग और रीपैकेजिंग। तो ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या होता है कि रेंज ऑफ द प्रोडक्ट द बिजनेस ऑफर टू इट्स कस्टमर। और इसमें हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल है जो आपके सिलेबस में है वो बोस्टन मैट्रिक्स। बोस्टन मैट्रिक्स कहते हैं अपनी प्रोडक्ट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करें। वो कौन सी कैटेगरीज हैं? डॉग्स, कैश काउ, स्टार्स, क्वेश्चन मार्क। होपफुली यू विल बी क्लियर अबाउट दीज कैटेगरीज। इसमें बहुत सिंपल है, एक साइड पे रखते हैं मार्केट ग्रोथ, दूसरी साइड पे रखते हैं मार्केट शेयर। मार्केट शेयर आपका लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। सेम मार्केट ग्रोथ भी आपकी लो भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है। फिर आप 4 कैटेगरीज में अपनी प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं। एक प्रोडक्ट है लो एंड लो, मतलब दोनों लो है। लो मार्केट ग्रोथ, लो मार्केट शेयर, दीज प्रोडक्ट्स आर डॉग्स। फिर एक होती हैं स्टार्स, दोनों हाई है, मार्केट शेयर भी हाई है, मार्केट ग्रोथ भी हाई है। और एक होती है क्वेश्चन मार्क और कैश काउस। क्वेश्चन मार्क होती हैं लो मार्केट शेयर और हाई मार्केट ग्रोथ, मतलब मार्केट शेयर बहुत लो हो गया है और मार्केट शेयर हाई है। अब क्वेश्चन ये है कि इन प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करके हमें क्या मिलता है। यू टेक द डिसीजन, क्या डिसीजन लेते हैं? डॉग्स को डिसकंटिन्यू कर दें, मतलब इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्स को होल्ड करें, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करें, जितना अर्सा हम इसको रख सकते हैं रखें। क्वेश्चन मार्क पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब इसको भी आप बनाएं, क्योंकि ये क्या प्रॉब्लम है, मार्केट ग्रोथ आपकी हाई है, हमारा मार्केट शेयर लो हो गया। और कैश का उसको हम डिसकंटिन्यू, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर देते हैं, इसको फर्दर बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए वर्क जो होता है मिल्क्ड, कि हम इसमें जितना कैश निकाल सकते हैं निकाल लें। तो ये सारी उसकी फर्दर डिटेल आप लिखी हुई है। तो इसका बेनिफिट यही होता है कि यू टेक द प्रोडक्ट डिसीजन कि कौन सी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है, कौन सी प्रोडक्ट को हमने कंटिन्यू करना है। यू डू योर एडवर्टाइजमेंट, कि किस प्रोडक्ट पे कब एडवर्टाइजमेंट करनी है, वो सब बोस्टन मैट्रिक्स बनाता है। फिर ब्रांडिंग सिंपल है कि यूनिक नेम दैट मेक्स योर बिजनेस डिस्टिंक्टिव। ब्रांडिंग का क्या फ़ायदा है? हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्राइस स्किमिंग, जिसमें आप बड़ी हाई प्राइस चार्ज करते हैं एट स्टार्ट देन मेक इट लो। तो ये आईफोन वगैरह प्राइस स्किमिंग यूज़ करते हैं। कब यूज़ करेंगे ये आपको उसके सर्कमस्टांसेस पता होने चाहिए, एंड यू शुड नो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ये कौन सा है? व्हेन यू कीप लो प्राइस टू पेनिट्रेट इनटू द मार्केट, टू एंटर इनटू द मार्केट। ये कब यूज़ करेंगे? जब आपकी प्रोडक्ट न्यू है या बिजनेस नया है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जब आप डिस्क्रिमिनेशन प्राइसिंग रखते हैं, डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस और सेम सर्विस होती है, ये भी एयरलाइन वाले यूज़ करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कॉम्पिटेटिव, ये कंपटीशन में होती है, अपनी प्राइस को सेम रखना विद द राइवल्स प्राइस। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये 2 टाइम लिखा हुआ है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, कि व्हेन यू कीप योर प्राइस इन राउंड ऑफ लाइक 5.996, तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन साइकोलॉजिकल में आ जाता है, और ये ऐसा परसेप्शन शो करती है कि आपकी प्रोडक्ट लो प्राइस है। फिर डायनामिक प्राइसिंग है, डायनामिक में आप अपनी प्राइस को डिमांड सप्लाई पे चेंज करते हैं। अब इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, एक प्राइसिंग मेथड पे वो 12 मार्क्स बना सकता है, इसलिए आपको इनकी सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ने हैं। आफ्टर दिस इज इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट, पीईडी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि आपकी प्राइस को चेंज करने से डिमांड में कितना चेंज आया है। तो इसमें 2 कंडीशन हो सकते हैं, इलास्टिक डिमांड एंड इन इलास्टिक डिमांड। इफ़ आंसर इज ग्रेटर देन 1 देन इलास्टिक, इफ़ आंसर इज लेस देन 1 इट इज़ इन इलास्टिक। मतलब इसमें एक बात माइंड में रखनी है कि डज नॉट मैटर कि जब -2.5 आया है तो ये इन इलास्टिक है। नो, 2.5 को देखना है आपने, माइनस को नहीं देखना। माइनस रिप्रेजेंट इंक्रीज और डिक्रीज, इट डज नॉट मैटर। इफ़ द आंसर इज ग्रेटर देन 1 दिस इज इलास्टिक, इफ़ द आंसर इज बिलो 1 दिस इज इन इलास्टिक। तो इलास्टिक डिमांड में हमने क्या करना होता है, रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना है। तो रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए हम प्राइस को क्या करेंगे, इलास्टिक डिमांड में प्राइस को हम डिक्रीज़ करेंगे। व्हेन यू डिक्रीज द प्राइस योर रेवेन्यू विल इंक्रीज, क्योंकि इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है। और इन इलास्टिक होगा लाइक 0.5। इसमें अगर आपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना है तो रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस को भी
इंक्रीज़ करना पड़ेगा। बस ये दो बातें आप माइंड में रख लें। आफ्टर दिस इलास्टिसिटी, ये कॉन्सेप्ट है, फोरकास्टेड होता है, प्राइसिंग में हेल्प करता है, रेवेन्यू को सॉल्व करने में हेल्प करता है। हाउएवर फोरकास्टेड है, मतलब इस पर आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। फिर प्रमोशन है, प्रमोशन मीन्स अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना, ये भी कॉमन है, इसके बेनिफिट आपको सिंपल याद हो जाएंगे, इट्स नथिंग। प्रमोशन दो टाइप्स की है, अबव द लाइन प्रमोशन एंड बिलो द लाइन। अबव द लाइन में आपकी एडवर्टाइजमेंट आ जाती है और बिलो द लाइन में सेल प्रमोशन है। एडवर्टाइजमेंट में डिफरेंट मीन्स हैं, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, और सेल प्रमोशन में शॉर्ट टर्म वेज आते हैं। आफ्टर दिस पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग में आपके डोर टू डोर, फेस टू फेस होती है, इंटरेक्शन होता है डायरेक्ट कस्टमर्स का। ये ज़्यादातर यूज़ होती है B2B में, जैसे आपने किसी बिज़नेस को टारगेट करना है तो आप डायरेक्ट उस बिज़नेस में जाके बात करेंगे। फिर PR डेवलप करना, ये भी एक प्रमोशन का वे है कि अपने रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, अपने डिफरेंट इवेंट्स करवा के या इस तरह के कोई काम करते हैं जिससे पब्लिक आपसे हैप्पी होती है, तो ये भी PR एक कॉमन सा वे ऑफ प्रमोशन। फिर एग्जीबिशन और ट्रेड शोज़, ये भी कॉमन सा वे है रिगार्डिंग द प्रमोशन के। कुछ बड़े बड़े बिजनेसेस एग्जीबिशन, ट्रेड शोज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे आपका यहाँ पे कार शोज़ लगते हैं जिसमें डिफरेंट कंपनीज अपनी कार्स वगैरह रिप्रेजेंट करते हैं। डिजिटल प्रमोशन, ये नया आजकल सबसे लेटेस्ट है। डिजिटल प्रमोशन मीन यूजिंग सोशल मीडिया, लेटेस्ट टूल्स इन द प्रमोशन वे, जैसे आपके ये ईमेल मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग, इसको माइंड में रखें। वायरल मार्केटिंग बहुत कॉमन है आजकल, क्वेश्चन आया हुआ है वायरल मार्केटिंग पे कि सोशल मीडिया या इस तरह के मीन्स को यूज़ करना टू स्प्रेड योर मैसेज। फिर बेनिफिट्स क्या होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है। रिलेशनशिप मार्केटिंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बिजनेस आजकल फोकस करते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग में कि मीन्स टू मेक गुड रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स फॉर द रिपीट परचेजेस इंस्टेड ऑफ वन टाइम बाइंग। आफ्टर दिस लास्ट भी है प्लेस। प्लेस क्या होती है, प्लेस मीन हाउ यू प्रोवाइड योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर। तो इसमें आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं। देयर आर टू चैनल्स, डायरेक्ट चैनल एंड इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल में मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट देता है और इनडायरेक्ट में मिडिल पार्टीज आ जाती हैं। इनडायरेक्ट चैनल में फिर आपकी दो फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, बीच में रिटेलर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, सम टाइम होल सेलर रिटेलर्स भी इन्वॉल्व हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए रिटेलर होल सेलर क्या होता है। फिर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कौन से फैक्टर हैं जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हेल्प करते हैं, मतलब कौन से फैक्टर को आप कंसिडर करते हो। वो आपसे पूछेगा एनालाइज टू फैक्टर्स, तो आपने ऐसे ही बताना डायरेक्ट कि टाइम, कॉस्ट, टाइप ऑफ कस्टमर, टाइप ऑफ द प्रोडक्ट, फिर आपने उसको खुद ही एक्सप्लेन करना है। रिलेशनशिप मार्केटिंग मैंने आपको बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी थोड़ी डिटेल है। रिलेशनशिप मार्केटिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब इससे आपके कस्टमर के रिलेशनशिप हेल्प होते हैं, इंप्रूव होते हैं, और मार्केटिंग प्लानिंग में हेल्प करता है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को इन्फ्लुएंस करता है, मार्केटिंग डिसीजन में इन्फ्लुएंस होता है। सोशल मीडिया, ये भी आजकल सबसे कॉमन है। सोशल मीडिया कैसे मार्केटिंग प्लानिंग में हेल्प कर रहा है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करने में हेल्प करता है, इसमें इंसान लिख ही लेता है, इट्स नथिंग। लास्ट थिंग, ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। ई कॉमर्स मीन इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग एंड सेलिंग, और एम कॉमर्स मीन मोबाइल से बाइंग एंड सेलिंग। आजकल तो एस कॉमर्स आई हुई है, सोशल मीडिया बाइंग एंड सेलिंग। तो सोशल मीडिया तो हर चीज़ में एंटर हो गया है। तो बहरहाल आपके सिलेबस में ई कॉमर्स और एम कॉमर्स है, इन दोनों का आपको डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। सो डेट्स इट, दिस इज़ द एंड ऑफ यूनिट 1। थैंक यू सो मच and wish you all the best for your tomorrow exam, inshallah. Just focus mainly on your knowledge. If you have good knowledge then you can write, if you are weak in knowledge तो आप फंस जाएंगे। चलें, inshallah I will be waiting your feedback. Thank you.